कल्पना कीजिए कि जैसलमेर के थार मरुस्थल में जहां दूर दूर तक सिर्फ चिलचिलाती धूप और सूखी रेत है, वहां अचानक बालू के बीच से एक जीवाश्म निकल आए। और वो भी किसी समुद्री जीव का जीवाश्म। बिल्कुल। बीच रेगिस्तान में समंदर का अवशेष। ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सच है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। हमारी इस नई गहन चर्चा यानी आज के इस डीप डाइव में स्वागत है। और आज का विषय वाकई कोई साधारण विषय नहीं है। हम आज राजस्थान के उस मास्टर रिवीजन को डिकोड कर रहे हैं जिसे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए संजीवनी माना जाता है। सही कहा। हमारा मिशन एकदम स्पष्ट है। राजस्थान के करोड़ों साल पुराने भौगोलिक निर्माण से लेकर 2024 तक के उसके सबसे ताज़ा प्रशासनिक ढांचे को समझना, और वो भी बिना रटे। जी, क्योंकि रटने से बेहतर है क्रोनोलॉजी और भूगोल के पीछे का क्यों समझना। जब हम ये समझ लेते हैं कि कोई पहाड़ वहां क्यों बना, तो उसे भूलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो चलिए इस कहानी को थोड़ा खोलकर समझते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि राजस्थान के इतने सारे नाम और इतनी अनोखी पहचान आखिर कैसे बनी? देखिए, अगर हम बिल्कुल सामान्य परिचय से शुरू करें तो इस भूभाग को मरु प्रदेश, राजपूताना और राजस्थली जैसे कई नामों से जाना जाता रहा है। जहां भूगोल और इतिहास एक हो गए हों। राइट, बिल्कुल। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों ने न केवल इसके इतिहास को दिशा दी, बल्कि इसके सांस्कृतिक और आर्थिक परिवेश को पूरी दुनिया में एक अलग पहचान दी। और अगर जमीन के बनावट की बात करें तो इसके भूआकृतिक स्वरूप में जो विविधता है ना, वो सच में हैरान करने वाली है। हाँ, क्योंकि यहाँ आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन युग की संरचनाएं एक साथ देखने को मिलती हैं। अध्ययन के लिए राजस्थान की भूगर्भिक संरचना को 4 महाकल्पों में बांटा गया है। 4 महाकल्प? आद्य महाकल्प, पुराजीवी महाकल्प, मध्यजीवी महाकल्प और नवजीवी महाकल्प, यही ना? एकदम सही। तो सबसे पहले आद्य महाकल्प की बात करते हैं। इसे पृथ्वी के निर्माण का शुरुआती दौर मान सकते हैं। इसे भी 2 भागों में बांटा गया है, अरावली पूर्व और प्री कैम्ब्रियन। तो ये जो अरावली पूर्व है, इसमें क्या हुआ था? इसमें कैम्ब्रियन युग से पहले अरावली पर्वतमाला बहुत विशाल थी। मतलब ये उत्तर में दिल्ली के आगे से लेकर खंबात की खाड़ी तक फैली थी। अरे वाह, इतनी दूर तक! हाँ, इनका उत्थान प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, लेकिन बाद में देहली समूह के निक्षेपण के बाद इनका नवीकरण हुआ। जरा रुकिए, नोट्स में यहाँ एक बड़ा भारी सा शब्द है, बुंदेलखंड नीस, जो चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा के 110 किलोमीटर क्षेत्र में मिलता है। हाँ, जिसे भीलवाड़ा सुपर ग्रुप भी कहते हैं। हाँ, तो ये नीस और ग्रेनाइट आखिर होते क्या हैं? आसान भाषा में समझें तो जब पृथ्वी ठंडी हो रही थी, तब जो सबसे कठोर और बुनियादी चट्टानें बनी, वे नीस और ग्रेनाइट थीं। अच्छा, मतलब जमीन का सबसे मजबूत ढांचा। बिल्कुल। उत्तरी मेवाड़ और अरावली में बायोटाइट, ग्रेनाइट और गार्नेट युक्त ग्रेनुलाइट या सिस्ट जैसी चट्टानें इसी समय की हैं। समझ गए। यानी आद्य महाकल्प ने बुनियादी ढांचा तैयार किया। इसके बाद जो दूसरा भाग है प्री कैम्ब्रियन, उसमें क्या हुआ? प्री कैम्ब्रियन में 2 बड़े महासमूह बने। पहला अरावली महासमूह और दूसरा देहली महासमूह। अरावली महासमूह किन चट्टानों से बना है? ये मुख्य रूप से फाइलाइट्स, क्वार्ट्जाइट और डोलोमाइट से बना है। इसके 2 उपसमूह हैं, झाड़ोल समूह और उदयपुर समूह। और दूसरा वाला देहली महासमूह? ये अजमेर और पश्चिम मेवाड़ में है। आज भी वहां ये बहुत सुंदर पर्वत बनाते हैं। इसमें अरावली के पूर्व में स्थित राइलो और अलवर अजबगढ़ समूह शामिल है। तो अगर आद्य महाकल्प ने इस जमीन की नींव रखी, तो क्या हम कह सकते हैं कि बाकी के कल्पों ने इस इमारत की दीवारें खड़ी की? बहुत ही सटीक उपमा है ये। नींव के बाद दीवारें ही बनती हैं। दूसरा कल्प है पुराजीवी महाकल्प। इसमें क्या बदलाव आए? प्रायद्वीपीय क्षेत्र में एक बड़ी भू हलचल हुई और फिर एक लंबा अंतराल आया। उसके बाद 60,000 वर्ग किलोमीटर में नए अवसादों का जमाव शुरू हुआ। इसे विंध्य महासमूह कहते हैं। मतलब पूर्वी राजस्थान का विंध्य बेसिन और पश्चिमी राजस्थान के 2 उप बेसिन, नागौर और बिरमानिया, इसी समय बने? बिल्कुल सही। और इसी पुराजीवी महाकल्प का दूसरा हिस्सा है परमियन कार्बोनिफेरस। इसमें एक जगह का जिक्र है जो बहुत अचरज में डालता है, बाप बोल्डर बेड। हाँ, जोधपुर के पास फलोदी में। वहां हिमानी यानी ग्लेशियर के निक्षेप मिलते हैं। आज के राजस्थान में ग्लेशियर के अवशेष, ये तो जादू जैसा है ना? मालानी आग्नेय और विंध्य चट्टानों से निर्मित ये पत्थर साबित करते हैं कि कभी वहां बर्फ की नदियां थीं
और इसी काल में भादुरा बालूकाश में भी बने। जो समुद्री अवस्था में बने पीले भूरे रंग के पत्थर हैं। और इसके बाद आता है मध्यजीवी महाकल्प। जी, इस कल्प में पश्चिमी भाग में समुद्र का बहुत प्रसार हुआ। जैसलमेर और बाड़मेर में अवसादन हुआ। इसे भी 2 युगों में बांटा गया है ना, क्रिटेशियस और जुरासिक। हाँ, क्रिटेशियस युग में आबूर, पारवार वो फतेहगढ़ श्रेणी के बालू स्तूप और चूना पत्थर बने। और जुरासिक युग में उसमें बेड़ेसर, बैशाखी, जैसलमेर वो लाठी श्रेणी की चट्टानें बनी। आपने जो शुरुआत में जीवाश्म की बात की थी ना, हाँ, जैसलमेर का नेशनल फॉसिल पार्क। बिल्कुल, वो जुरासिक काल के समुद्री जीवाश्मों और लकड़ियों को ही सहेजे हुए है। जहां आज रेगिस्तान है वहां समंदर अब स्पष्ट हो रहा है। इसके बाद अंतिम भूगर्भीय कल्प कौन सा है? वो है नवजीवी महाकल्प। इसके तृतीय कल्प में बीकानेर और जैसलमेर में मुल्तानी मिट्टी और लिग्नाइट कोयले की चट्टानें बनी। लिग्नाइट मतलब वहां कभी घने दलदली जंगल रहे होंगे? हाँ, जो जमीन में दब गए। और फिर चतुर्थ कल्प आया जिसमें नदियों और हवाओं ने जलोढ़क और बालू रेत का निर्माण किया, जो आज के राजस्थान की जलवायु और मरुस्थल को दिखाता है। पर ये सारी घटनाएं नक्शे पर कैसे फिट बैठती हैं? यहाँ बात दिलचस्प हो जाती है। इसके लिए अल्फ्रेड वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत देखना होगा। वो थियरी जिसमें सब कुछ एक साथ जुड़ा हुआ था। हाँ, वैगनर ने बताया कि पूरी दुनिया एक पिंड पैंजिया थी और चारों ओर पैंथालासा नाम का सागर था। फिर पैंजिया 2 भागों में टूटा ना, उत्तरी अंगारा लैंड और दक्षिणी गोंडवाना लैंड। बिल्कुल, और बीच में जो पानी भरा उससे टेथिस सागर बना। और इसका राजस्थान से सीधा कनेक्शन है। नोट्स की वो टेबल यही तो बताती है। एकदम सही। राजस्थान में गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर दोनों के अवशेष हैं। जैसे जो अरावली पर्वत है और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, वो गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं। हाँ, अरावली आद्य महाकल्प के प्री कैम्ब्रियन का है और पठार क्रिटेशियस काल के ज्वालामुखी का। और जो पूर्वी मैदान और पश्चिमी मरुस्थल है वो टेथिस सागर है। बिल्कुल, जिनका निर्माण चतुर्थक महाकल्प के प्लिस्टोसीन काल में हुआ। ये तो दिमाग के तार खोल देने वाली बात है। अच्छा, जब ये भौतिक ढांचा तैयार हो गया और सभ्यताएं बसी, जैसे तालीबंगा और बागौर, तो इन इलाकों को किन नामों से पुकारा जाता था? प्राचीन काल में इनके बहुत अलग और सुंदर नाम थे। जैसे गंगानगर का इलाका योद्धे कहलाता था और अलवर का क्षेत्र कुरु नाम से जाना जाता था। राइट। हाँ, भरतपुर और धौलपुर का हिस्सा शूरसेन कहलाता था। पश्चिम की तरफ बीकानेर को जंगल प्रदेश कहते थे। और नागौर को क्या कहते थे? नागौर का प्राचीन नाम अहिच्छत्रपुर था। जोधपुर पालिका क्षेत्र गुजर प्रदेश कहलाता था। और जालौर? उसे श्रीमाल या भीनमाल कहते थे। और एकदम पश्चिम में जैसलमेर को वल्लभ प्रदेश या डुंगल कहा जाता था। इस लिस्ट में और भी नाम है। जयपुर और टोंक के आसपास का क्षेत्र विराट कहलाता था। जी, और सिरोही आबू का इलाका चंद्रावती अर्बुत था। मेवाड़ यानी उदयपुर का क्षेत्र शिवी कहलाता था। कोटा बूंदी के इलाके को है कहा जाता था। और जालौर का एक और नाम था ना? हाँ, जालोर को जाबालीपुर भी कहते थे। झामावाड़ का नाम पालन था। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा को क्या पुकारते थे? प्रतापगढ़ को कांठल और बांसवाड़ा को व्याघ्र घाट पुकारा जाता था। इतने सारे अलग अलग नाम। तो इन छोटी छोटी रियासतों से राजस्थान नाम तक का सफर कैसे तय हुआ? ये काफी लंबी प्रक्रिया थी। मध्यकाल तक ये छोटी रियासतों में बटा था। ब्रिटिश काल में इसे राजपूताना कहने लगे। राजस्थान शब्द का पहला लिखित प्रयोग कब हुआ था? 1829 में कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी किताब एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया था। लेकिन 15 अगस्त 1947 को तो ये एक राज्य नहीं था। नहीं, उस समय यहाँ 19 रियासतें थीं, 3 ठिकाने थे, लावा, मीमराणा और कुशलगढ़, और एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। तो इन सबको एक करने का काम, मतलब एकीकरण, वो 7 चरणों में पूरा हुआ ना? हाँ, जो 1 नवंबर 1956 तक चला। पहला चरण था मत्स्य संघ, जो 18 मार्च 1948 को बना। इसमें अलवर और आसपास की रियासतें थीं और प्रधानमंत्री बने शोभाराम कुमावत। सही। दूसरा चरण 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान बना। राजधानी कोटा थी और प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा। फिर तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948 को जब उदयपुर शामिल हुआ तो संयुक्त राजस्थान बना। प्रधानमंत्री माणक्यलाल वर्मा बने। और चौथा चरण बहुत अहम था, वृहत राजस्थान। 30 मार्च 1949 को बना, जब जयपुर जैसी रियासतें जुड़ीं। बिल्कुल। इसके प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री बने।
फिर 5वें चरण में 15 मई 1949 को वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ को मिला दिया गया। उसे संयुक्त वृहत राजस्थान नाम दिया गया। और छठा चरण 26 जनवरी 1950 को जब सिरोही मिला तब इसे राजस्थान नाम मिला। और सातवां व अंतिम चरण 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ। इसे पुनर्गठित राजस्थान कहा गया। हाँ, जिसमें अजमेर, आबू रोड और सुनील टप्पा शामिल हो गए। यहीं से तो नीतियां और कमेटियां खेल बदल देती हैं। 1956 में 26 जिलों का नक्शा बना, जो हाल ही में पूरा बदल गया। इसे क्रम में समझते हैं। 1956 में अजमेर 26वां जिला था। फिर 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर 27वां जिला बना। फिर 10 अप्रैल 1991 को भैरव सिंह शेखावत सरकार ने 3 जिले बनाए, बारां, दौसा और राजसमंद। एकदम सही। 1994 में हनुमानगढ़ 31वां, करौली 1997 में 32वां और 2008 में वसुंधरा राजे के समय प्रतापगढ़ 33वां जिला बना। यहाँ तक तो सब स्थिर था। असली भूचाल तो राम लुभाया समिति के साथ आया। हाँ, 21 मार्च 2022 को अशोक गहलोत सरकार ने ये समिति बनाई। सीधे 17 नए जिलों का सृजन कर दिया गया। उन 17 जिलों के नाम एक बार देख लेते हैं। अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना कुचामन, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, खैरथल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, नीम का थाना, फलोदी, सलूम्बर, साचौर और शाहपुरा। ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। ये घोषणा 7 अगस्त 2023 को हुई और चुनाव से ठीक पहले 3 और जिलों मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन की घोषणा हो गई। लेकिन 20 जून 2024 को वर्तमान सरकार ने इन्हें निरस्त कर दिया, राइट? बिल्कुल। और फिर 28 जून 2024 को ललित के पवार समिति बनी, जिसने मदन दिलावर वाली उपसमिति को रिपोर्ट दी और 9 जिले रद्द कर दिए। हाँ, रद्द होने वाले 9 जिले थे अनूपगढ़, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, नीम का थाना, सांचौर और शाहपुरा। और जो 8 जिले यथावत रहे वो थे बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना कुचामन, खैरखल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, फलोदी और सलूम्बर। एकदम सही। अच्छा, जिलों में तो ये उठापटक हुई। संभागों या डिविजन्स का क्या इतिहास रहा? 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री ने 5 संभाग बनाए। 1956 में अजमेर 6ठा संभाग बना। पर इसे बीच में बंद भी तो कर दिया गया था। हाँ, 24 अप्रैल 1962 को मोहनलाल सुखाड़िया ने इसे समाप्त कर दिया। फिर 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी ने इसे दोबारा शुरू किया। और 4 जून 2005 को वसुंधरा राजे ने भरतपुर को 7वां संभाग बनाया। और जो राम लुभाया समिति ने 2023 में 3 नए संभाग बनाए थे, बांसवाड़ा, पाली और सीकर, उन्हें 28 दिसंबर 2024 को भजनलाल सरकार ने रद्द कर दिया। मतलब ललित पंवार समिति की सिफारिश पर। तो अब कुल 7 संभागी बचे। जी, चलिए 7 संभागों और उनके जिलों को देख लेते हैं। कोटा संभाग में 4 जिले हैं, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। और बीकानेर संभाग में भी 4 हैं, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। उदयपुर संभाग में 7 जिले हैं, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सलूम्बर। जोधपुर संभाग में सबसे ज्यादा 8 जिले हैं ना? जोधपुर, पाली, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, बालोतरा और फलोदी। हाँ। भरतपुर संभाग में 5 जिले हैं, भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। अजमेर संभाग में 6 जिले हैं, अजमेर, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा, डीडवाना कुचामन और ब्यावर। और अंत में जयपुर संभाग, जिसमें 7 जिले हैं, जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू, खैरथल तिजारा और कोटपुतली बहरोड। इस पूरी क्रोनोलॉजी को देखें, करोड़ों साल पुरानी चट्टानों से लेकर 2024 के ताज़ा फैसलों तक राजस्थान कितना जीवंत राज्य है। बिल्कुल। और अंत में जो लोग आज की चर्चा सुन रहे हैं उनके लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। वो क्या? अगर भूगर्भीय हलचलें और राजनीतिक फैसले लगातार नक्शे को नया आकार देते हैं, तो सोचिए भविष्य में जल संकट या नए संसाधनों की खोज के आधार पर आज से 100 साल बाद राजस्थान का नक्शा और जिले कैसे दिखेंगे। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।